नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और हमेशा की तरह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको एक नया शानदार सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। आइए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। क्या है यह नियम, किसके बारे में ये बात करता है। किरचॉफ या किरकॉफ दोनों बोल सकते हो आप। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ सर ने ये नियम देने की नौबत क्यों आई, ये हमें क्या बतलाना चाह रहे हैं। इस किरचॉफ के नियम को जानने के बाद ऐसा हम क्या कर लेंगे जिससे हमें बहुत ही फायदा होने वाला है। दोस्तों, आपको सुनकर बहुत ही बड़ी ही ताज्जुब का विषय लगेगा कि एक जो इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिशियन हमारे घर पर आता है, वो बोर्ड को खोलता है और उसके अंदर पीछे तारों का एक इतना तगड़ा जाल होता है। उस जाल में वो कैसे पहचान लेता है कि हमारा पंखा चल नहीं रहा, इसका कारण क्या है, हमारी ये ट्यूबलाइट नहीं जल रही, इसका कारण क्या है, फ्रिज का पॉइंट काम नहीं कर रहा, इसका कारण क्या है। वो फुर्ती से उसको 5 मिनट लगता है और आप परेशान होते रहते हो, पूरे दिन उसको आप टटोलते रहते हो, परंतु आपको वो कमी नहीं मिलती। इसके पीछे का कारण क्या है, उसको देखते ही क्या मालूम पड़ जाता है। दोस्तों, उसके पीछे का राज है किरचॉफ सर के द्वारा बताए गए नियम। ये जो तारों का जो नेटवर्क होता है, ये जाल होता है, ये जो तारों का जाल आजकल तो आरसीसी के अंदर भी बिछाया जाता है। वो पहले इलेक्ट्रिशियन से, वो एक इंजीनियर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पहले उस नेटवर्क के बारे में पूरा का पूरा एक जाल बिछाया जाता है और उसमें देख लिया जाता है कि इस कमरे में इतने पॉइंट देने, इस कमरे में इतने पॉइंट देने, इस कमरे में इतने पॉइंट देने, और किस तरीके से तारों को अरेंज करना है, किस तरीके से तारों को आपस में कनेक्ट करना है, जिससे वो सारा का सारा हमारा जो घर के अंदर का जो कनेक्शन है वो अच्छे से, यानी मुझे हीटर चलाना है तो उसके लिए कितना वोल्टेज की जरूरत है, कितने एम्पियर के शॉर्ट उसका 3 पिन प्लग की जरूरत है, या फिर रोड चलानी है तो उसके लिए कितने एम्पियर के 3 पिन की जरूरत है, यदि मुझे मोबाइल का चार्ज ही लगाना है तो उसके लिए कितने एम्पियर का लगाना है, और कैसे वायरिंग करनी है, वायरिंग कैसे करनी है, ये यदि सीखना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, किरचॉफ का नियम। क्या हर व्यक्ति वायरिंग कर सकता है? बहुत सारे घरों के अंदर स्थिति है, वो इंजीनियर हैं, बाकायदा वो पढ़कर आए हैं, फिर भी वो तारों को ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों, इससे बड़ा ताजुब का विषय क्या हो सकता है। आपने पढ़ाई वही किया है परंतु आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक इलेक्ट्रिशियन है, 10वीं पास है आईटीआई करके, वो सारे के सारे तारों को ठीक कर देता है। वो उसको ऐसा क्या समझ आ जाती है, वो उसके साथ प्रयोग करता है। और वो प्रयोग किस प्रकार करता है, आइए पहले इसको सीखते हैं, फिर आप घर पे इम्प्लीमेंट करके देखना, आपका कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होगा जो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। हर एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप घर बैठे आराम से ठीक कर सकते हो, आपको कोई भी नौबत नहीं आने वाली है। दोस्तों, इतना शानदार नियम जो दिया किरचॉफ सर ने, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। आइए, किरचॉफ सर ने 2 नियम दिए, इन्होंने 2 नियम दिए। एक तो पहली बात तो ये लिख लो, विद्युत तारों के जाल को, तारों के जाल को सरल बनाने के लिए, सरल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए तारों को किस प्रकार जोड़ा जाए। तारों को सरल बनाना तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए तारों तारों यानी चालक तार, एक तरह से आप ये समझ लीजिए चालक तार की बात कर रहा है। चालक तारों को किस प्रकार जोड़ा जाए। चालक तारों को जोड़ने के लिए जो नियम दिया गया उसे क्या कहते हैं। चालक तारों को जोड़ने के लिए
दो नियम दिए गए, दो नियम दिए। कहने का मतलब दोस्तों हम क्या जानना चाह रहे हैं, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं, वायर जो बिछे हुए हैं, वो कैसे जोड़े गए हैं, उसके पीछे जो है, वो पीछे की जो राज है वो क्या है, दो नियम है। कौन कौन से नियम है, आइए। सबसे पहला नियम है धारा का नियम, धारा का नियम। इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं संधि नियम, संधि नियम, इंग्लिश बोले तो जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, इसे कहते हैं लूप नियम। ठीक है, ये लूप लो कहलाता है, ये जंक्शन लो कहलाता है, संधि नियम कहलाता है, ये लूप नियम कहलाता है। देखिए आइए दोस्तों वन बाय वन एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं। धारा का नियम क्या है, वोल्टता का नियम क्या है। पहले तो मैं आपसे सिंपली बात पूछना चाहता हूं, मैंने एक बल्ब लगाया और उस बल्ब को लगाने के बाद उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको नापने की कोशिश की। उसके ऊपर लगाया गया विभवांतर विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये किसने बताया था, ओम सर ने बताया था, ओम नियम के तहत हम पढ़ते हैं। तो ये एक रिलेशन पढ़ते हैं। कहने का मतलब है एक तार आर प्रतिरोध का है, एक स्रोत आर प्रतिरोध का है, जिससे हमें लाइट मिलती है, प्रकाश स्रोत है जो विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, यानी बल्ब है। उस बल्ब का कुछ प्रतिरोध है, उसके अंदर एक टंगस्टन का तार लगा हुआ है, उसके ऊपर विभवांतर लगाते हैं तो उसमें क्या प्रवाहित होने वाली है दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली है। ये सभी जानते हैं, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। वोल्टता लगाओगे तो क्या होगा, विद्युत धारा बहने लगेगी। तो यहां पर इन दोनों का रिलेशन बनाना बहुत ही जरूरी है। तो किरचॉफ सर ने क्या किया, एक बार वोल्टता से कुछ नियम बनाने की कोशिश की, एक बार इस विद्युत धारा से बनाने की कोशिश की। और ये तो उस जो बल्ब है या जो भी एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी है, प्रतिरोध तो उसका है। हो सकता है वो 100 वाट का है, 200 वाट का है, 300 वाट का, तो उसका प्रतिरोध क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब है यहां पर हम यदि वेरिएशन कर रहे हैं, यदि हम यहां पर कुछ इनके साथ चेंज करने की कोशिश करें तो या तो वोल्टता में चेंज करो या करंट में चेंज करो। तो करंट को किस प्रकार जोड़ सकते हैं, वोल्टता को किस प्रकार जोड़ सकते हैं, ये हमें किसने सिखलाया, किरचॉफ सर ने सिखलाया। तो आइए किरचॉफ सर के द्वारा दिया गया जो पहला नियम है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। धारा का नियम, जिसे दूसरा नियम क्या कहते हैं, संधि नियम। संधि नियम या धारा नियम, दोनों नाम याद रखना आप, दोनों ही जरूरी है क्योंकि दोनों के बारे में। और यदि ये आपको आ गया, संधि नियम आपने सीख लिया, वोल्टता का नियम सीख लिया, मैं आपको फिर रिपीट करके बताता हूं मेरे प्यारे दोस्त, इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो बीटेक बच्चा 4 साल से पढ़ता है, 4 साल बीटेक लगाता है, उस 4 साल के अंदर सबसे ज्यादा उसको यदि यूटिलाइज होने वाला है तो ये दो नियम काम में आने वाले हैं। वो दोनों नियम को यदि नहीं जानता है तो वो पूरे 4 साल अपने बर्बाद करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स खेल ही इन दोनों नियम का है, इन्हीं पर टिकी है। क्योंकि तारों का नेटवर्क है, उसको समझना है तो उसका काम। तो ये दोनों नियम यदि आप अच्छे से नहीं जानते हो तो वो उसका बेस है, मजबूत है, तो उसको आप यदि अच्छे से स्ट्रेंथ आपने डेवलप नहीं किया तो वो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। हमारे घर के अंदर तारों का जो नेटवर्क है वो भी इन दोनों नियमों से हम सीख पाते हैं। तो संधि नियम क्या कहता है दोस्तों, पहले बात तो ये बताओ, शब्दों को पकड़ो। यहां क्या कह रहा है, संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, आप हिंदी में भी सीखते हो, दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि। एक नया शब्द बनता है ना। या आप जंक्शन किसे कहते हैं बताइए, एक होता है रेलवे स्टेशन, एक होता है रेलवे जंक्शन। कोई बता सकता है, बेसिक सा डिफरेंस है, वहां पर शब्दों का भी खेल है बहुत बड़ा। एक रेलवे स्टेशन होता है, एक रेलवे जंक्शन होता है। स्टेशन पे ट्रेन आई, आगे चली गई, यहां पर पैसेंजर इसके अंदर बैठे, आगे चली गई, ये रेलवे स्टेशन होता है।
जरूरी नहीं, बहुत बच्चों के ये दिमाग में कंफ्यूजन चलता है कि सर डिस्ट्रिक्ट का जो रेलवे स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट में जो रेलवे का जो भी होता है जहां पर हम बैठते हैं, जो प्लेटफॉर्म जहां पर होता है उसे हम स्टेशन कहते हैं, नहीं उसे जंक्शन कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाले को जंक्शन, गांव वालों को स्टेशन, ऐसा कुछ नहीं है, गांव में भी जंक्शन हो सकता है ना, बहुत सारे हैं, अनगिनत उदाहरण आप देख सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेशन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में स्टेशन हो सकता है, गांव में जंक्शन हो सकता है, वो डिपेंड करता है। यदि ट्रेन आ रही है, सीधी आगे जा रही है, ट्रेन इधर से आ रही है सीधी इधर जा रही है, तो हम क्या कहेंगे इसे, स्टेशन। और यदि ट्रेन यहां से आ रही है, अब यहां से ये इधर भी जा सकती है, यहां से ये इधर भी जा सकती है, बताओ ये क्या बन गया, जंक्शन, संधि पॉइंट है, ये मिलने का बिंदु है। इधर वाली ट्रेन भी यहां मिलेगी, यहां वाली ट्रेन भी यहां मिलेगी, इधर वाली ट्रेन भी यहां मिलेगी, यानी सबका मिलन बिंदु कौन सा है, ये वाला। तो इसे हम क्या कहेंगे, जंक्शन, संधि। तो रेलवे जंक्शन कौन से होते हैं, हमेशा नोट करना आप, जहां पर ट्रेनें आती हैं जाती है उसको तो स्टेशन बोलते हैं, और जहां पर ट्रेन आती है उसके लिए ऑप्शन है, वो इधर भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। जरूरी नहीं उसे दो ही मिले रास्ते, उसे कितने भी रास्ते मिल सकते हैं। जैसे कोई भी राजधानी होती है, तो राजधानी में तो ट्रेन एक जगह से आती है, वो हो सकता है कहीं मुंबई जा रही हो, दिल्ली जा रही हो, कोलकाता जा रही हो, और बेंगलोर जा रही हो, तो उसके सारे रास्ते क्या है, अलग अलग है। तो वहां वो जंक्शन बहुत बड़ा होगा, वहां बहुत सारे रास्ते आके एक बिंदु पर मिलेंगे। वो बिंदु जो है जहां पर वो मिलते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, जंक्शन। ये पॉइंट जंक्शन कहलाता है, समझ गए बात को। तो यहां पर किरचॉफ सर ने भी इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश की, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास एक तार है, ये इस तार के यहां इस कोने पर दो टर्मिनल बिंदु है, दो किनारे हैं इसके, इस वाले किनारे से एक दूसरा तार लेकर यहां जोड़ दिया, एक तार और लिया उसको भी यहां पर जोड़ दिया। पहले तो यह बताओ, ये संधि बन गई ना, ये संधि बनी कि नहीं बनी, तीन तार आपस में मिल गए एक बिंदु पर जाकर, यानी एक तार का टुकड़ा लिया, एक तार का टुकड़ा लिया, एक तार का टुकड़ा लिया, मैंने यहां पर क्या लगा दी, उसके गांठ लगा दी ऐसे घुमा के। यहां वाली करंट जाएगी, इसको मैं बोल देता हूं I1। हो सकता है ये इधर से बाहर निकल रही है, इसको मैं बोल दूं I2। हो सकता है ये भी बाहर निकल रही है, इसको मैं क्या बोल दूं I3। बताइए आने वाली करंट कितनी है इसके अंदर, आने वाली करंट कौन कौन सी है, बिंदु की ओर, संधि की ओर आने वाली करंट कौन कौन सी है, विद्युत धाराएं कौन कौन सी है, संधि की ओर, संधि की ओर आने वाले विद्युत धारा, संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा क्या है, I1। जाने वाली विद्युत धारा संधि से बाहर की ओर, संधि से बाहर की ओर जाने वाली विद्युत धारा क्या, कौन कौन सी है बताइए, I2 भी है और I3 भी है, तो कुल कितनी हो जाएगी, I2 प्लस I3 जोड़ दूं ना मैं। विद्युत धारा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, सीधा सीधा इसको जोड़ सकते हो, सिंपल सी बात है, जोड़ दिया। चलो किरचॉफ सर क्या कहते हैं, देखो इसका स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं किसी संधि पर, किसी संधि पर आने वाली विद्युत धारा, आने वाली विद्युत धारा, विद्युत धाराओं का योग लिख दो आप, विद्युत धाराओं का योग जाने वाली संधि से जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है, विद्युत धाराओं
के योग के बराबर होता है। आने वाली विद्युत धारा तथा जाने वाली विद्युत धाराओं का योग जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हो आने वाली विद्युत धारा और जाने वाली विद्युत धारा, दोनों का योग आपस में क्या होता है, बराबर। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, यथवा। ये तो थी मैंने आपको याद कराने वाली परिभाषा। यदि बुक वाली लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या लिखना, अर्थात किसी संधि पर कुल विद्युत धारा सदैव शून्य होती है। शून्य होती, बस ये है संधि नियम जो आपकी बुक के अंदर ये है। आप जो भी समझना चाहते हो, यदि आप ये लिखना चाहते हो तो ये लिख लीजिए, ये लिखना चाहते हो तो ये लिख लीजिए, अथवा में लिखना चाहते हो तो अथवा में लिख लीजिए, दोनों ही काम कीजिए। इसका जो उदाहरण है, ये उदाहरण है, ध्यान रखना, ये उदाहरण स्वरूप इसको नीचे लिख लेना। ये इतना जो पोर्शन है ये उदाहरण के रूप में है, इसको अलग लिखना। और इसका उदाहरण का आंसर क्या आ जाएगा, I1 बराबर क्या आ जाएगा, I2 प्लस I3 आ जाएगा। संधि नियम से मेरे पास क्या समीकरण आ जाएगा, ये उदाहरण है, और इस उदाहरण में देखें तो I1 किसके बराबर होगा, I2 प्लस I3 के बराबर होगा। देखने से आपको आभास भी हो रहा, करंट आ रही है, इधर भी जा रही है, वही तो करंट इधर जा रही है ना, इधर जा रही है, उसका कुछ भाग हो सकता है इधर जा रहा है, बाकी बचा हुआ भाग इधर जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना, समझ गए। तो ये किसने बताया था, किरचॉफ सर ने बताया था कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो जहां पर जाकर संधि बनाता है अन्य तारों से, तो वो संधि पर देखें तो अन्य तारों के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो हमेशा, यानी प्रत्येक तार के कारण जो कुल विद्युत धारा वो हमेशा क्या होगी, इस संधि पर शून्य होगी। आने वाली को धनात्मक बोलोगे, जाने वाली को ऋणात्मक बोल देना, आने वाली को ऋणात्मक बोलोगे, जाने वाली को धनात्मक बोल देना। पर साइन ऑफ कन्वेंशन से आने वाली को धनात्मक, जाने वाली को ऋणात्मक बोला जाता है यहाँ के केस में। यहाँ के केस में यहाँ आप सीधा सीधा जोड़ लो, यहाँ पर आपको माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि न्यूमेरिकल करोगे ना तब ज्यादा आपके किफायती ये रहेगा, इससे न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो, आने वाली विद्युत धारा एक है, जाने वाली ये है, दोनों को जोड़ो बराबर कर दो, समझ गए। यहाँ कोई माइनस प्लस का खेल ही नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है जोड़ दो, यहाँ जो कुछ भी है उसको जोड़ दो, बराबर कर दो। जैसे उदाहरण करेंगे अभी, पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे दोस्तों एक अपने उदाहरण करते हैं संधि नियम पर आधारित, उदाहरण है वैल्यू के साथ। जैसे एक तार है, ये यहां पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा है, इस पर एक बैटरी लगी हुई है, इसमें विद्युत धारा आ रही है, मैं ये मान के चल रहा हूं ये I1 आ रही है। बाहर का कनेक्शन नहीं दिखा रहे, यहाँ सिर्फ हम संधि की बात करते हैं, बाकी तो इससे बैटरी लगेगी तभी तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर हम स्विच भी लगाएंगे, वो स्विच ऑन करेंगे तभी विद्युत धारा आएगी। तो सिर्फ हम संधि की बात करना चाह रहे हैं। इस संधि पर यानी यहाँ पर एक तार इधर से भी आ रहा है, इसके अंदर विद्युत धारा I2 आ रही है, करंट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यहां से हम क्या करते हैं, एक तार इधर निकाल देते हैं, एक इधर निकाल देते हैं, एक इधर निकाल देते हैं, इसमें इधर जा रही है, इसमें इधर जा रही है, इसमें इधर जा रही है। इसको मैं बोल देता हूं I3, I4, I5। इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं 2 एम्पियर, इसकी वैल्यू ले लेता हूं 5 एम्पियर, ठीक है। और यहां पर इसकी वैल्यू ले लिया मैंने 3 एम्पियर, इसकी वैल्यू ले लिया मैंने 2 एम्पियर। आपसे पूछा गया है I3 की वैल्यू बताइए। कहता है दिए गए चित्र में I3 का मान बताइए। I3 का मान कितना होगा वो बताइए, बताओ
बता सकते हो कोई? समेशन आई बराबर क्या पढ़ा हमने? 0। कुल विद्युत धारा संधि पर कितनी होगी? 0 होगी। आने वाली विद्युत धारा कितनी है? आने वाली कौन कौन सी है? I1 प्लस I2। आने वाली तो 2 ही है। जाने वाली किसके, जाने वाली के बराबर कर दो। जाने वाली कौन कौन सी है? I3, I4 और I5। कर सकते हैं? वैल्यू पुट करते जाओ। I1 कितनी? 2। I2 कितनी? 5। I3 कितनी पता करना है। I4 कितनी? 2। I5 कितनी? 3। 2 और 3 5, 5 से कट गया। I3 कितनी आ गई दोस्तों? आसान है। अब मुझे यहां एक पंखा लगाना था, यहां मैंने एक बल्ब लगाना था, यहां मुझे एक क्या लगाना पड़ेगा? यदि यहां कितनी 2 एम्पियर करंट जा रही है। अब 2 एम्पियर करंट से कौन सा चल सकता है? अब देखिए वोल्टेज तो फिक्स है, वोल्टेज तो हमारे घर पर 220 वोल्टेज आ रहा है जिसका मैक्सिमम वैल्यू 311 है। अब उससे हमें कितनी शक्ति मिल सकती है? वो शक्ति जो है ना वो विद्युत धारा निर्धारित करती है। तो आप नोट करना, समझने की कोशिश करना। घर पे आप जितने भी आपके प्लग बोर्ड लगे हुए हैं, 3 पिन सॉकेट लगे हुए हैं, उनके ऊपर क्या लगा रहता है? यदि वो कंपनी के है तो उसके ऊपर लिखा आएगा ये कितने एम्पियर का है। आप सबसे अच्छी बात है मोबाइल का चार्जर देखना चाहते हैं, और उस मोबाइल के चार्जर पे आपको लिखा होगा 240 वोल्ट और नीचे लिखा आएगा इतना एम्पियर। उतना एम्पियर के सॉकेट में लगाओगे तब तो वह सही, अदरवाइज वो क्या होगा? चार्जर वहां जलने वाला है। आप हमेशा नोट करना, हीटर का जो 3 पिन होता है वो बड़ी साइज का होता है। नोट किया आपने? जो कूलर होता है उसका 3 पिन बड़ी साइज का होता है, और जो हमारे नॉर्मल कोई भी चार्जर हुआ इनका नॉर्मल साइज का होता है। तो हीटर हो, पानी गर्म करने की रोड हो, या फिर अपना कूलर हो, एसी हो, इन जो ज्यादा पावर वाली चीजें हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिनकी शक्ति भी बहुत ज्यादा है, 1 किलोवाट से ज्यादा की शक्ति ये ग्रहण कर लेते हैं। तो 1 किलोवाट 2 किलोवाट से एसी चलती है। अब ये बताओ 2 किलोवाट वाले में आप 2 एम्पियर का एक सॉकेट लगा रहे हो, वो जल ही जाएगा। एक दिन चलेगा, वो दूसरे दिन तो जल जाएगा। उसकी कैपेसिटी नहीं है, इतनी इतनी शक्ति संचरित करने की कैपेसिटी नहीं है, उसकी पावर ट्रांसफर की कैपेसिटी नहीं है, तो वो जल जाएगा। इसलिए हमेशा विशेषकर ध्यान रखना, इससे आप डिवाइस को भी नुकसान कर बैठते हो। वो जो 3 पिन सॉकेट होता है, 3 पिन सॉकेट समझ रहे हो आप? ऐसे इस तरह का होता है। कईयों में 5 आते हैं, कईयों में 3 ही आते हैं। 5 वाले में तो वो दोनों ऑप्शन दे रखा है, ये हो सकता है 3 एम्पियर का है, ये हो सकता है 6 एम्पियर का है। तो 6 एम्पियर का यानी ज्यादा ऊर्जा चाहिए आपको, रोड चलानी है, हीटर चलाना है, तो ये बड़ी वाली पिन काम में लेना है। प्रेस चलानी है, जैसे अपने को प्रेस, कपड़ों को प्रेस करना चाहते हो, तो कपड़ों के प्रेस करने के लिए छोटे वाला पिन काम नहीं करेगा, बड़ा पिन वाला काम करेगा। ये बड़े वाला काम करता है। बड़े वाला सॉकेट 6 एम्पियर का आता है ना? ये 3 एम्पियर का आता है। तो ये 3 एम्पियर वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि 3 एम्पियर से उतनी शक्ति आपको संचरित करने में दिक्कत आती है, वो गर्म हो जाएगा। और वो आपने नोट भी किया होगा, यदि इससे हम प्रेस चलाने की कोशिश भी करेंगे, इसके वायर लगा दिया, फिर वो इसके अंदर अपने फंसा देंगे जबरदस्ती करके आपने 2 वायर इससे लगाकर इसमें फंसा भी दिए, तो आपको वो शक्ति संचरित करने में दिक्कत होगी। आपकी हो सकता है प्रेस जल जाए, हो सकता है ये 3 पिन सॉकेट है ये भी जल सकता है। तो ये यहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों हम संधि नियम से ये सीखते हैं कि इस वायर में कितनी करंट जा सकती है, इस वायर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, यानी आने वाली विद्युत धारा जाने वाली विद्युत धाराओं को आपस में बराबर करते हैं। तो बराबर करते हैं तो हम पाते हैं कि इस वायर से केवल और केवल इस स्थिति में यहाँ पर कितनी धारा जा रही है? 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह का उदाहरण, आपको एक उदाहरण मैं एज ए होमवर्क देता हूं, आप उसको करके मेरे को बताना है। ठीक है, उदाहरण, एक उदाहरण है ये वाला। यहां से एक तार 3 भागों में बढ़ता है, फिर ये तार वापस तीनों आपस में जुड़ जाते हैं, फिर ये तार यहां से 2 भागों में बढ़ता है, और ये इस प्रकार चलता है। ये मेरे पास आई, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें इधर, इसमें इधर,
आप ये सर्किट समझ जाओगे तो ये समझ लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्ञाता हो जाओगे तगड़े वाले। आई, इसको मैंने आई बोल दिया तो इसको मैं बोल देता हूं I1, I2, I3, तीनों वापस मिलेंगे जितनी आई। अब पहले बात तो ये बताओ यहां संधि कौन कौन सी है। हमेशा कोई भी परिपथ आपको दिया हो तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, संधि को पहचानना। और संधि का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रेन आती है, अब वो कंफ्यूजन में है, वो इधर जाए या इधर जाए, तिराया है, आप रास्ते से चल रहे थे, अचानक आप उस अनजान रास्ते पर हो, आपको कोई भी राहगीर नहीं मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको रास्ता बतलाने वाला नहीं है, आपका मोबाइल जो है वो भी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, आप मोबाइल में जीपीएस भी नहीं चला सकते हो। अब मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करोगे, आपको कोई रास्ता बतलाने वाला नहीं है, अनजान रास्ता है, ऐसा होगा, घूमने जाओगे तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा होगा, आपका मोबाइल चल नहीं रहा है, नेटवर्क नहीं है या मोबाइल डिस्चार्ज है। अब बताइए आप क्या करोगे, एक रास्ता है और इसको आपको यहाँ पर एक ऐसा टी पॉइंट टाइप का मिल गया है, अब बताइए आप क्या करोगे, इससे जाना पसंद करोगे, इससे जाना पसंद करोगे। आप घूमने जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन कोई एक नाम तो आपको मालूम पर रास्ता नहीं मालूम, होगा आपके साथ ऐसा, हर किसी के साथ होगा ऐसा। बताइए किधर जाओगे, आप एक तुक्का मारोगे, या तो मैं इधर चला जाऊं या इधर चला जाऊं, जाओगे ना, कोई भी एक रास्ता। यानी जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है। तो विद्युत धारा भी जब चलती है तो उसको रास्ते में उसको कितने रास्ते मिलते हैं जहां पर वो डाइवर्जन होता है, जहां पर वो अलग अलग रास्तों में विभक्त होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, संधि। अब बताइए यहां पर संधि कौन कौन सी है, कौन कौन सी संधि है, ए है और बी भी है, सी भी है और डी भी, चार संधियां हैं यहां पर। संधि कौन कौन सी है, ए बी और सी और डी, चार संधि, चारों संधि पर चार अलग अलग समीकरण बनने वाली है, ठीक है। अब मैं इनके मान रखता हूं, आपको वैल्यू बतानी है कितने कितने वैल्यू होगी। देखो आई की वैल्यू मैं ले लेता हूं 3 एम्पियर, I1 1 एम्पियर, I2 1 एम्पियर, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है I3। अब यहां पर भी एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यही आएगी वापस यहां पर I, पहले इस I की वैल्यू बतानी है और इससे ये I, इसको मैं 4 बोल देता हूं, इसको 5 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं। I5 की वैल्यू है 1 एम्पियर, 1 नहीं 1.5 एम्पियर। अब प्यारे दोस्त आपको I4 की वैल्यू बतानी है और उसके बाद में यहां से जो I प्रवाहित होने वाली है उसके बारे में भी आपको वैल्यू बतानी है। यानी मैं यहां पर इसकी वैल्यू लिख देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, I5, इसको 6 बोल देता हूं और इसको 7 बोल देता हूं। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, चित्र में, परिपथ में, चित्र मत बोलना, यहां पर क्या बोलना, परिपथ, क्योंकि ये तारों का क्या एक परिपथ है। परिपथ में, दिए गए परिपथ में, दिए गए विद्युत परिपथ में परिपथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इस परिपथ में कौन कौन सी विद्युत धारा मालूम करनी है, I3, I4, I6 व I7 ज्ञात कीजिए। सभी के लिए होमवर्क है, जस्ट अभी कीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को एक बार पॉज कर देता हूं, मैं रोक देता हूं और आप उसको देखिए, ठीक है, आप उसको देखिए, इसको हल कीजिए रफ कॉपी के अंदर और फिर मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि इस उदाहरण में हमने जानने की कोशिश की कि ये I3 का मान कितना है। ये हमें चार मान अलग अलग दे रखे थे, इससे हमें इस जो हमारे पास एक ऐसी वैल्यू थी जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते थे, यानी इधर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसके लिए हमने धारा का नियम लगाया, धारा का नियम, संधि का नियम लगाया कि आने वाली विद्युत धारा जाने वाली विद्युत धारा के योग के बराबर होती है, और सिंपली हमने जाना कि दोनों को बराबर करते ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास इससे थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें संधि एक थी। यहां पर देखिएगा, संधि का मतलब हम जहां पर जाते हैं
तो बीच में रास्ते में हमको एक रास्ता, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। जिस भी बिंदु पर आपको ये लगता है कि अब मुझे किधर जाना चाहिए, वो बिंदु आपके लिए क्या है, वो जंक्शन है, संधि है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है, सीधी चली जाती है। जंक्शन पर ट्रेन आती है, वो वहां से इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। यानी वो एक शहर से बहुत सारे शहरों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। एक गांव से बहुत सारे गांवों को जोड़ सकती है, बहुत सारे शहरों को जोड़ सकती है। कोई भी गांव जंक्शन हो सकता है, रेलवे जंक्शन हो सकता है। ऐसे ही इसमें सबसे पहले इस विद्युत परिपथ में आप जानने की कोशिश करें दोस्तों कि इसमें कितने जंक्शन है, कितनी संधियां हैं। तो आप इस रास्ते पर खड़े हो जाइए और अपने आप को इस रास्ते पर चलाइए। आपको ऐसा लगेगा मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। तो आपके लिए ए क्या बन गया, एक संधि बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों फिर जाके यहाँ पर मिलते हैं और इधर चले जाते हैं। ये भी क्या है, एक संधि है। ये यहाँ क्या है, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, ये भी एक संधि है। यहाँ दो रास्ते एक रास्ते पे मिल रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है, संधि। तो यहाँ पर कितनी संधि है, ए बी सी और डी। यहाँ पर संधि ए है, संधि बी है, संधि डी भी है, सी भी है। तो संधि ए पर आने वाली विद्युत धारा कौन सी है दोस्तों, 3 है। जाने वाली कौन सी है, 1 प्लस I2 भी 1 प्लस I3 पूछा है आपसे। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, I3 बराबर 3 - 2 यानी 1 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सा है। चलो इसी प्रकार इस संधि बी पर बताइए आने वाली कौन सी है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस I3 भी आ गया हमारे पास 1। जाने वाली कौन सी है, I6 का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 एम्पियर आ गया। बहुत ही आसान सा है। संधि सी पर आने वाली कितनी है, 3। जाने वाली पूछा, एक तो दे रखा है 1.5 और एक आपसे पूछा है I4। बताओ 1.5 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, I4 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.5 एम्पियर। इसी प्रकार बताइए संधि डी पर क्या होगा, संधि पर आने वाली I4 हमने फाइंड आउट कर लिया 1.5, I5 कितना फाइंड आउट कर लिया 1.5, बराबर किसके होगा, I7 के। यानी I7 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1.5 प्लस 1.5 यानी 3 एम्पियर। बताओ इसमें कहीं पर कोई ऐसा डाउट वाला खेल है क्या, बहुत ही आसान है। पर कॉन्सेप्ट यदि आपको संधि का समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई बच्चा गलत कर सकता है। एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। यानी ये जो नेटवर्क है, ये बहुत बड़ी बात सीख गए हो आप। यानी हमारे घर के अंदर तारों का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में पता नहीं कितनी संधियां होंगी कि आप खुद समझ के देखिए, एक तार से पता नहीं कितनी जगह हमने 2-2, 3-3 तार जोड़ रखे होंगे। तो वो सारे यानी जितने भी हमने घर में कनेक्शन लगा रखे हैं, एक तार आएगा, 2 तार हम एक कमरे के अंदर ले जाएंगे, उससे जितने उस कमरे के अंदर एक लाइट चल रही है, 2 पंखे चल रहे हैं, एक एसी चल रही है, एक 3 पिन प्लग दे रखा है, एक आपने छोटी लाइट लगा रखी है, यानी आपने जितने भी पॉइंट दे रखे हैं सबके लिए उतने ही तार लगा रखे हैं, उतनी ही वहां पर एक बिंदु पर संधियां बनी हुई है, ध्यान रखना, उतने ही रास्ते वहां से जा रहे होंगे। तो हमारे घर के अंदर हमने पता नहीं कितनी संधियां बना रखी है। तो उस घर में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है उसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास अभी मिल चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि आप उसको आसानी से पहचान पाओगे या नहीं। पहचान सकते हो ना दोस्तों, आगे बढ़े। चलो इसी तरीके का हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आप देखिए एक परिपथ है, एक बैटरी लगी हुई है, इससे विद्युत धारा जा रही है इधर, कितनी जा रही है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, ये मेरे से पूछा गया है। अब ये यहां पहले ऐसे परिपथ में आप हमेशा कोशिश करना संधियां कहां कहां पे बन रही है। आप यहां से चले, संधि शुरुआत कैसे करोगे, आप शुरुआत कैसे पहचान कैसे करोगे, तो एक जहां सिंगल वायर है बस वहां पर जाके खड़े हो जाओ, अपने आप को ले जाओ। अब वहां से चलना शुरू करो, इस बिंदु पर जाके आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। एक ये संधि हो गई, ए होगी। दूसरा यहां से आप इधर जा सकते हो, एक कोई सा भी एक रास्ता ले लो, इधर गए, यहां पर जाके आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ये भी क्या होगी, संधि होगी। फिर यहां पर चले गए, ये भी एक संधि होगी, यहां पर चले गए, ये भी एक संधि होगी। आगे दिख रहा है आपको कोई पॉइंट, ऐसा नहीं है। चलो सबसे पहले उस संधि पर जाइए, आने वाली धारा कितनी है मालूम नहीं, जाने वाली कितनी है 2 और 3, 2 प्लस 3 बताइए कितनी होगी दोस्तों, आई का मान हो गया 5 एम्पियर। संधि ए का काम खत्म। चलो बी पर चलते, बी पर आने वाली कितनी 2 और यहां से I5 भी आ रही है, चलो I5 और I3 का मान 3।
I5 का मान कितना हो गया 3 माइनस 2 यानी 1 एम्पियर। दोस्तों जरूरी नहीं है कि I5 की दिशा नीचे की ओर दे दे तो और इसकी दिशा भी इधर की ओर दे दे तो प्लस माइनस हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हमेशा ध्यान रखना यहां से जब विद्युत धारा ये जारी है इधर से भी उतनी ही आएगी, ये कंडीशन है इसकी। आप करके देख लेना चाहिए, इसकी दिशा पलट के देख लेना, आपको हमेशा ये मान क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी ही I6, क्योंकि एक रास्ते में हमेशा प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, समान होता है। आपको याद होगा मैंने सेलों के संयोजन में आपको श्रेणी क्रम में ये एकदम बजा बजा के ये बात कही थी कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर एक बैटरी, दो बैटरी जोड़ो, दो सेल जोड़ो, 5 जोड़ो, 10 जोड़ो, 20 जोड़ो, हमेशा उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होता है, समान होता है। एक तार जहां जहां भी हो उस तार में आप कितनी भी चीजें जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा विद्युत धारा का मान उसमें क्या होता है, समान होता है। तो ये दोनों धाराएं बराबर होने वाली है, तो हमें I मिल गया तो ये I6 भी बराबर होगा, पर हालांकि फिर भी हम कोशिश करते हैं बराबर कैसे होगा हम यहां से जान भी सकते हैं। सी पर हमने जान लिया I5 का मान कितना आ गया। सी पर देखिए पहले, सी पर I3 3, I3 का मान 3 प्लस ये आने वाली है ना I4 2, जाने वाले कौन है I6। बताओ I6 का मान कितना आ गया 5 एम्पियर। I6 का मान 5 एम्पियर आ गया। डी पे हमने क्या देखा, डी पे तो हमसे कुछ पूछ ही नहीं रखा है, डी पे I5 आपने बी पर निकाल लिया तो डी पर कोई जरूरत ही नहीं है। आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, यहां पर 3 एम्पियर इधर आ रही है, डी पर 3 एम्पियर आ रही है, 2 जारी है और जारी कौन सी I5 भी जारी है, तो I5 बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर। क्या हमारा उत्तर 1 एम्पियर ही आया था, बिल्कुल एक ही आया था। इसका मतलब एकदम सही चल रहे हैं हम, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना हर संधि पर विद्युत धाराओं का योग शून्य होगा, यानी आने वाली विद्युत धारा जाने वाली विद्युत धारा के हमेशा हमेशा के लिए बराबर होगा। ये नियम है दोस्तों, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जहां जहां पर भी संधि बनती है उस संधि पर तारों का जब नेटवर्क बिछाते हैं तो उसमें जहां जहां पर भी संधि बनेगी आप हमेशा ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए वहां विद्युत धाराओं का योग शून्य होगा, मतलब आने वाली विद्युत धारा जाने वाली के बराबर होगी। अब ध्यान रखना यदि एक ही लाइन में रखना है, बराबर 0 करना है तो आने वाली को धनात्मक ले लेना, जाने वाली को ऋणात्मक लेना, दोनों को आपस में घटा देना, बराबर 0 कर देना। यहाँ पर भी हमने ये किया था, ये बराबर रख लिया, उसको उधर ले जाना चाहो पक्षांतरण करोगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो सबका अलग अलग अंदाज होता है पढ़ाने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई टीचर आपको ऐसे भी पढ़ाएगा कि कुल योग शून्य होता है, आने वाली को धनात्मक जाने वाली को माइनस करके फिर बराबर 0 कर देते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, वो सेम ही चीज है। बस मैंने बराबर इसलिए रख दिया जिससे आपको आसान तरीके से ये समझ में आ जाए। नहीं तो क्या करते हैं हमें घटाना पड़ता है आपको दिशा में, वहां बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो दिशा का ज्ञान गड़बड़ हो जाती है। आने वाली माइनस जाने वाली बराबर 0 करोगे तो भी उससे आपका आंसर सेम ही आएगा। पर ये बहुत ही आसान तरीका है, आने वाली के बराबर क्या कर दो, जाने वाली विद्युत धारा कर दो, तो आपका इक्वेशन एकदम सही बैठ जाएगा। तो आइए दोस्तों इसका दूसरा नियम सीखते हैं। दूसरा नियम क्या है किरचॉफ का, वोल्टता नियम। दूसरा नियम क्या है, वोल्टता नियम। यदि आप ये दोनों नियम सीख गए दोस्तों, इस पर मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको मैंने यहां पर उदाहरण भी करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बीटेक में ये 4 साल चलते हैं। 4 साल के बाद भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं उन्हें ये सर्किट समझ में नहीं आते। बेसिक नॉलेज किरचॉफ के दोनों नियम को यदि अच्छे से नहीं समझा तो 4 साल बर्बाद हो जाते हैं बच्चों के। आप समझिएगा, मात्र 2 नियम, संधि नियम और लूप नियम का बेसिक है, और इससे आप कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, कितनी कर सकते हो, बहुत ज्यादा। ये समझ लीजिए, ये बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, अच्छे से करिएगा तो आपको आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो आप ये दोनों नियम सीख जाओगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। संधि नियम, लूप नियम अच्छे से कर लो, आपको आगे कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम है लूप नियम, वोल्टता नियम। वोल्टता नियम वोल्टता का नियम समझ में आ रहा होगा, नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक क्लिक करता है कि सर यहाँ वोल्टता की बात हो रही है। पहले मामले में किसकी बात हो रही थी,
विद्युत धारा की बात हो रही थी। अब यहाँ हम किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? वोल्टता की बात कर रहे हैं। तो किरचॉफ सर ने वोल्टता के बारे में क्या बताया, यानी मेरे पास एक परिपथ है, तारों का जाल है, उस तारों के जाल में मैंने यहाँ पर एक सेल लगा रखा है, विद्युत रासायनिक सेल, जिससे कैसी वोल्टता मिलती है? डीसी। यहां पर एक कुंजी लगा रखी है और यहां से एक तार कनेक्ट कर रखा है, चालक तार, और यहां पर एक मैंने प्रतिरोध लगा रखा है। 10वीं क्लास में आपको ये संकेत वगैरह तो सब पता ही है कि इस तरह से ये तार को घुमा देते तो इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये संकेत है, हालांकि ऐसा कोई तार मुड़ा हुआ जरूरी नहीं है, सीधा तार भी प्रतिरोध का काम करता है। हम मीटर क्षेत्र के अंदर ये सब देखेंगे। ये क्या कहते हैं, किरचॉफ सर क्या कहते हैं कि ये जो बैटरी है, इसे मुझे, इस सेल से मुझे क्या मिलने वाली है? सेल के बारे में हम पढ़ के आगे, बताओ दोस्तों, इस सेल से हमें क्या मिलने वाला है? एक तरफ उच्च वोल्टता, एक तरफ जीरो, न्यूट्रल, यानी यहां से मुझे विभवांतर मिलने वाला है, वोल्टता मिलने वाली है। इस सेल से मुझे क्या मिलने वाला है? विभवांतर मिलना है, यानी इसके दोनों सिरों के बीच में एक विभव का अंतर होगा। वो क्या काम आएगा? उससे हम विद्युत ऊर्जा ले सकते हैं। उससे हम क्या ले सकते हैं? विद्युत ऊर्जा, यानी उससे हम एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपनी करामात दिखा सकता है। किस प्रकार? देखिए, यहां से एक दो तार गए, एक इधर गया, एक इधर गया। यहां से इलेक्ट्रॉन जो देखो ये इधर, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में आएगा, विद्युत धारा की विपरीत दिशा में जाता है हमेशा, धनावेश की तरफ आता है ना। तो ये धनात्मक प्लेट है और ये ऋणात्मक है। इस सेल के अंदर क्या होता है? विद्युत अपघटन हमने देखा था सेल के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर आयन गति करते हैं, जबकि तार के अंदर कौन गति करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर जाने की कोशिश करेंगे और साथ में क्या ले जाएंगे? इसके विद्युत अपघट्य से कुछ ऊर्जा लेकर जाएंगे। ये हम सबने पढ़ लिया था ना। तो इस सेल के अंदर से उन्होंने कुछ ऊर्जा ली और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार इधर से गति करते हैं, आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देते देते थे, यानी उनको ऊर्जा प्रदान करते करते और यहां पर आ जाते हैं। यहां पर क्या सीन हो रहा होगा, इस परिपथ को समझने की कोशिश करो। यहां पर मैंने एक बल्ब लगा रखा है, जिसके अंदर जो तंतु है वो टंगस्टन का है। आप पहले के जमाने वाला बल्ब देखिए, आजकल तो एलईडी बल्ब आ गया है। पहले के जमाने के बल्ब में क्या होता था? एक तार होता था टंगस्टन का, और उस टंगस्टन का तार जो होता है वो यहाँ पर टंगस्टन वाला जो पूरा तार सहित बल्ब को लगा रखा है, ये समझ लीजिएगा। उसका कुछ क्या होता है? प्रतिरोध होता है। समझ गए आप? यानी आप प्रेस लगा रखा है, तार लगा रखा है, कुछ भी लगा रखा है, हमने यहाँ पर लगा रखा है एक ऐसा उपकरण लगा रखा है जिससे हम कुछ ऊर्जा दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये क्या करेगा? ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा? यानी इस मुक्त इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा लेगा और क्या करेगा? इसको बदलेगा। किसमें बदलेगा? वो आप पर डिपेंड करता है। बल्ब लगा रखा है तो किसमें बदलेगा? प्रकाश में। प्रेस लगा रखा है तो तापमान में। भाई शर्ट के ऊपर आपको प्रेस करनी है तो वो क्या होगा? गर्म होगा, तभी तो उसके सलवटें निकलेंगी। तो यहां विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल सकता है। हीटर लगा रखा है, ताप में बदल सकता है, गर्म करेगा, उससे खाना पका सकते हो। आपने बल्ब लगा रखा है तो उसे प्रकाश मिलेगा, आप रोशनी कर सकते हो, तो आप उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करने वाले हो। सीधी सी बात ये, यानी सेल से यहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर विद्युत अपघट्य से इस तार के अंदर गमन करेगा और यहां पर जाके इस ऊर्जा को डिलीवर कर देगा और ये उस ऊर्जा से क्या करेगा? दूसरे रूप में रूपांतरित कर देगा। ये वोल्टता नियम ये कहता है कि यहां पर जो विद्युत ऊर्जा है, यानी यहां पर जो वोल्टता है, वो वोल्टता यहां पर जो इस प्रतिरोध के द्वारा खाई गई वोल्टता के, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में विभव पतन कहते हैं। वोल्टेज पतन, समझ रहे हो आप? विभव पतन यानी विभव को खा लिया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है, वोल्टेज को खाया जा चुका है। वोल्टेज खाने वाला कौन होगा बताइए? यहाँ पर ये तो वोल्टेज देने वाला है, खाने वाला कौन है? बाहर लगा हुआ प्रतिरोध। प्रतिरोध के रूप में मैंने जैसे आपको बताया, कौन सी डिवाइस हो सकता है? प्रेस हो सकती है, हीटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, जो वोल्टेज को क्या करेगा? खा जाएगा। वोल्टेज वहां पर क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। वोल्टेज पतन, वोल्टेज ड्रॉप। समझ गए बात को? विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बताइए? ओम सर ने क्या कहा था कि कोई आर प्रतिरोध है तो वो कितना वोल्टेज खा जाएगा? आई आर। समझ रहे हो बात? ओम सर ने क्या कहा था कि विभवांतर किसके समानुपाती होता है? विद्युत धारा के। यानी उस प्रतिरोध में विद्युत धारा बहेगी, वो उस विद्युत धारा को की मदद से वो दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। तो ओम सर का जो नियम है वो हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। यानी ये आर प्रतिरोध, यहां पर विभव पतन कितना होगा दोस्तों? विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप V बराबर आई आर। V मत लिखो यहां पर एक तरह से, इसका वोल्टेज कितना है? V।
तो ये क्या कहते हैं, लूप नियम क्या कहता है, किसी भी बंद परिपथ में, लूप का मतलब घेरा, बंद, आपने बचपन में एक घेरा चलाया होगा, एक लूप चलाया होगा, पीछे से ऐसे चलाते रहते, टायर चलाया होगा आपने, टायर भी क्या एक लूप है, घेरा है। तो यहाँ पर एक आपने ऐसा सर्कस भी देखा होगा, उस घेरे के अंदर होता है और उसको वो लुढ़काता रहता है इस तरह से, यानी वो लूप होता है। और लूप के अंदर ये लूप बंद है ना पूरा का पूरा, लूप का मतलब बंद होना चाहिए पूरा का पूरा, है ना, कुंजी भी बंद होना चाहिए। ये स्विच ऑन होगा यानी पूरा परिपथ बंद होगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अदरवाइज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके नहीं जाएगा, बंद होगा तभी होगा। तो कहता है किरचॉफ के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में वोल्टा स्रोत का कुल विभवांतर परिपथ में लगे विद्युत घटकों पर होने वाले विद्युत घटकों पर होने वाले विभव पतन के बराबर होता है। कुल विभव पतन, इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, के तुल्य होता है। अब देखो इसको लिखते हैं समीकरण की मदद से, यानी कुल विभवांतर है V, ये सारा का सारा कहां चला गया, ये R प्रतिरोध खा गया, कितना खा गया, IR। तो ये हो गया मेरा समीकरण किसका, वोल्टा नियम का, समझ रहे हो आप। इसके पास वोल्टेज था V, ये सारा का सारा वोल्टेज कौन खा गया, R, कितना खाया, IR ये खा गया। तो हम क्या लिखते हैं, ओम का नियम भी ऐसे ही लिखते हैं, V बराबर IR, समझ गया ना। ये IR खाता है, यानी इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है वैल्यू I, और इसका प्रतिरोध है R। ये इतना विभवांतर खा जाता है, और इतना विभवांतर देने वाला कौन है, जो समझ गए बात को। तो इस पर आधारित हम उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मेरे पास एक परिपथ है, यहां पर 2 ओम प्रतिरोध है, और यहां पर 1 ओम प्रतिरोध है, और यहां मैंने क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है, एक कुंजी लगा रखी है। बैटरी लगा देता हूं, चलो 2 सेल होंगे तो बैटरी बन जाएगी, है ना। ये मेरे पास एक परिपथ है। अब यहां पर मेरे कंफ्यूजन ये रहेगा कि मैं लूप 1 कौन सा बोलूं, 2 कौन सा बोलूं, है ना। तो यहां आप नाम दे सकते हो ए, ये यहां पर देखो जहां जहां जंक्शन है ना, जहां जहां संधि है वहां पर नाम दे दो आप। बी, संधि कौन कौन सी बन रही है, एक तो ये, और यहां भी संधि है क्या, यहां है क्या, यहां तो घुमाव है केवल, यहां जहां 2 से अधिक रास्ते निकलेंगे वही वाले, यहां से आए 2 रास्ते यहां निकले, यहां पर यहां कहीं नहीं है, केवल संधि ए और बी बन रही है। अब इसके अलावा देखो, यहां से लूप मानना चाहें हम, लूप कितने प्रकार के, पहले यहां लूप बताइए। इसके अंदर सबसे पहला लूप देखो, ए से चले, इसको मैं यहां पर सी बोल देता हूं, है ना, जिससे मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए, ए सी बी ए। तो लूप कौन कौन सा है, लूप ए, सी पर गए, बी पर गए, वापस ए पर आ गए, एक पूरा लूप बन गया। चलो इसको मैं डी बोल देता हूं, ए बी डी ए। और भी है क्या, एक लूप तो ये बन गया, एक लूप ये बन गया है, ए से चले, सी पर गए, बी पर गए, डी पर गए, ए पर गए, लूप
ए सी बी डी ए, ए सी बी डी पूरा बड़ा वाला, एक छोटा वाला घेरा, ये छोटा वाला घेरा, बड़े वाला घेरा, 3 घेरे बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 लूप बन रहे हैं, प्रत्येक लूप में वोल्ट का नियम लगेगा। वोल्ट का नियम क्या कहता है, उसमें कोई वोल्टता का स्रोत होगा वो वोल्टेज देगा, वो किसके तुल्य होगा, उसमें वोल्टेज खाने वाला भी होगा, वोल्टेज स्रोत है तो खाने वाला भी होगा, जितना खाने वाला उसके योग के तुल्य हो जाएगा। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित मान लेते हैं अपने I1 संधि नियम के हिसाब से, इसे बोल देते हैं I2 और कुल है I, ठीक है। यहां से ये वापस जाएगी, यहाँ I बन जाएगी, ठीक है। संधि नियम भी लगेगा और वोल्टता नियम भी, दोनों साथ साथ लगेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे पहले लूप ACBA में बोलो भी, ACBA के अंदर बताइए कोई वोल्टता का स्रोत है क्या, ACBA बताइए गौर से, कौन सा है बैटरी, कहाँ है इसके अंदर, ACBA के अंदर, इसमें कोई बैटरी लगी है क्या, कोई बैटरी नहीं है, तो वोल्टता का स्रोत कितना हो गया, 0 है ही नहीं, तो 0 लिख देना, बात है। चलो ए से सी की तरफ चले, खाने वाला कौन मिला, वोल्टता का स्रोत नहीं है पर खाने वाले मिल गए, भिखारी मिल गए। यहाँ पर कौन मिला, 2 ओम का प्रतिरोध, 2 के साथ क्या लगेगा, I1, 2I1 हो गया ना, IR हो गया ना साथ में। चलो इधर, अब हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं ना I2 की, बताइए क्या होगा, माइनस का कितना I1 है का I2, अरे एक है वो भी कितना I2 माइनस के साथ, माइनस I2, समझ में आई बात। एक समीकरण तो बन गया ये, तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपने, यहां से क्या लिख सकते हैं, 2I1 बराबर I2 लिख सकते हैं। 2I1 किसके बराबर होगी, I2 के बराबर होगी, एक समीकरण ये बन गया। चलो लूप ABDA बोलो, ABDA कोई स्रोत है क्या, कितना वोल्ट का है, यहां पर सपोज बोल दो 5 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट बराबर, बताइए धारा की दिशा हमेशा धनात्मक लेना है, ध्यान रखना, विद्युत धारा विपरीत दिशा में आ जाए तो माइनस लेना है। और सेल कैसा लोगे आप, सेल धनावेश इधर जा रहा है, जिधर धारा जा रही है उधर प्लस है तो प्लस, इसको गौर से देखना, बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही करते हैं। इसको धनावेशित कब लेना है, जब विद्युत धारा इसे निकल रही है और उस दिशा को आपने धनात्मक माना है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, 5 ले लिया प्लस का, ठीक है। और अदरवाइज इसको क्या लेते, माइनस का, उल्टा होता ना, इधर माइनस होता इधर प्लस होता, तब इसको क्या लेना पड़ता, अपने को माइनस लेना पड़ता। 5 बराबर, बताइए यहां से कोई विद्युत धारा जा रही है, आई जा रही है पर खाने वाला नहीं है, इसमें है कितना I2, खाने वाला कौन है, 1, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, I2 प्लस का या माइनस का, प्लस का। चलो B पर आगे, अब B से वापस इधर आगे, कोई खाने वाला है क्या, कोई नहीं है, I2 का मान कितना आ गया, 5 एम्पियर। इस I2 का मान यहां रख दो, I1 कितना आ जाएगा, 2I1 बराबर 5, I1 बराबर 5/2 यानी 2.5 एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार और बड़ा वाला लूप है अपने पास ACBDA, बताइए बैटरी कितना, 5, यहां से चले, खाने वाला कौन, 2, विद्युत धारा कितनी, I1, 2I1, फिर इसके बाद में इधर आए, कोई नहीं है, कहने का मतलब I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, बताओ 2.5 एम्पियर, यहां से भी इतनी आई, यहां से भी इतनी आई। आप कोई भी यदि 2 चर की समीकरण आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, x + y = 2, x - y = 2, x की वैल्यू बता सकते हो, y की वैल्यू बता सकते हो, दोनों समीकरणों से यहां पर भी I1 I2 क्या है, वही x y की तरह काम करने वाले हैं। तो 2 चर की समीकरण है, तो हमें 2 समीकरणें चाहिए, 2 समीकरण कोई भी 2 बना लो, उससे काम हो जाएगा, समझ रहे हो। इस तरह से हम अज्ञात विद्युत धारा का मान इस परिपथ में लूप नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं, बहुत काम में आने वाला आपके लिए, ठीक है। जय हिंद, शुक्रिया, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलने वाले।